पिछली क्लास में हमने सिंगल फेज मशीन स्टेपर मोटर के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे। आज हम उसके आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। सिप्रा शिवनंदन, क्या हाल चाल है शिवनंदन आपके? शिवनंदन बोल रहे हैं, ठीक है सर। शशांक, थैंक यू शशांक, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जरा इसका आंसर बताइए। ए 220 वोल्ट डीसी संट मोटर takes takes 22 एम्पियर at rated voltage and runs at 1000 rpm. its field resistance is its field resistance is 100 ohm. calculate calculate the calculate the value of additional resistance required in armature circuit to reduce the speed to 800 rpm when कन्वेंशनल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। द लोड टॉर्क इज व्हेन लोड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड और दूसरा है लोड टॉर्क वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ये क्वेश्चन आपका कन्वेंशनल एग्जाम में पूछा गया है। हमारे साथ विवेक, शशांक, शिवनंदन जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों को इसका आंसर निकालना है। कन्वेंशनल में पूछा हुआ है कि 220 वोल्ट का डीसी शंट मोटर है। 220 वोल्ट क्या है? सप्लाई वोल्टेज। टेक्स 22 एम्पीयर, यानी सप्लाई से जो करंट आ रही है वो 22 एम्पीयर है एट रेटेड वोल्टेज एंड रन्स एट 1000 आरपीएम और 1000 आरपीएम पे रन कर रही है। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 100 ओम है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडिशनल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन आर्मेचर सर्किट, यानी आर्मेचर में कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लगा दें कि टू रिड्यूस द स्पीड टू 800 आरपीएम। आपने पढ़ा है कि आर्मेचर सर्किट में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो स्पीड घटती है, फील्ड सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो स्पीड बढ़ती है। हमने आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस लगाया। यही आपको पूछा गया है कि कितना रेजिस्टेंस लगाएं कि स्पीड 1000 से घट के 800 आरपीएम आ जाए। लेकिन दो कंडीशन दे रखी है। पहला, लोड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड और दूसरा, लोड टॉर्क वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। लोड का मतलब वो टॉर्क जो किसी लोड को घुमाने के लिए चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क या मोटर डेवलप्ड टॉर्क वो टॉर्क है जो मोटर पैदा कर रही है। ठीक है, कैसे प्रोसीड करेंगे इसको? इन दो कंडीशन में दो अलग अलग आंसर आएंगे। पहला ये और दूसरी कंडीशन ये। एक बार लोड टॉर्क को स्पीड के प्रोपोर्शनल मानना है और दूसरी केस में लोड टॉर्क को स्क्वायर ऑफ द स्पीड के प्रोपोर्शनल मानना है। रजत बोला, सर आई एम मिसिंग योर लाइव क्लासेस एवरी डे बिकॉज़ आई जॉइंड योर बैच लेट अराउंड 26 ऑफ नवंबर वेटिंग फॉर व्हेन न्यू सब्जेक्ट विल स्टार्ट। न्यू सब्जेक्ट जल्दी स्टार्ट होगा रजत, 2 दिन के अंदर। हम होता कल से स्टार्ट कर दें, नहीं कल से तो परसों से स्टार्ट करेंगे नया सब्जेक्ट। देखिए, अगर हमने कहा कौन सी मोटर डीसी शंट मोटर है, ये डीसी शंट मोटर है कुछ इस तरीके से। ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है इंजीनियरिंग सर्विसेज कन्वेंशनल में, एससीजे में नहीं। ये फील्ड वाइंडिंग है, ये सप्लाई वोल्टेज आपका वी, यहाँ से कुछ करंट चलेगी, मान लीजिए आई, और जो करंट इसमें जाएगी वो करंट हो जाएगी आई ए, और जो करंट इसमें जाएगी वो करंट हो जाएगी आई एस एच, और आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर ए। आर्मेचर रेजिस्टेंस दैट इज आर ए। सप्लाई वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट की डीसी, 220 वोल्ट की आपने सप्लाई दे दी। टेक्स 22 एम्पीयर, यहाँ से जो करंट आ रही है वो कितनी है? 22 एम्पीयर एट रेटेड वोल्टेज रन्स एट 1000 आरपीएम, और जो जिस स्पीड पे रन कर रहा है वो 1000 आरपीएम है। अच्छा, अगर ये वोल्टेज 220 है, ये वोल्टेज कितना होगा? 220। अगर ये 220, इसके क्रॉस वोल्टेज 220, ये भी 220, ये वोल्टेज इसके बराबर होगा, तो सन फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज 220 है। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है क्या? फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस 100 ओम, इसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है, इसके क्रॉस वोल्टेज 220 है, तो फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली करंट मिल जाएगी आईएसएच। सन फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली करंट आईएसएच क्या हो जाएगी? वी अपॉन आरएसएच। इस वोल्टेज इज वी अपॉन इसका रेजिस्टेंस, वी अपॉन आरएसएच इज आईएसएच। अब आईएसएच क्या होगा? आईएसएच क्या होगा? वी है आपका कितना? 220, वी है 220, और आरएसएच क्या है? इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। तो आप सॉल्व करोगे कितना आएगा? 2.2। यानी शंट फील्ड वाइंडिंग में जो करंट गई है वो करंट 2.2 एम्पीयर है। टोटल करंट चली 22, इसमें गई 2.2, ये करंट कितनी होगी? दिस करंट माइनस दिस करंट। 22 में से केवल 2.2 इधर गई। आपको पता है इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसमें काफी कम करंट है। तो 22 में से केवल 2.2 इधर गई, बाकी इसमें चली गई। आई ए कितना होगा? आई ए हो जाएगा टोटल करंट 22, उसमें से इधर कितनी चलेगी? 2.2। ये कितना हो गया?
19.8 एम्पियर। टोटल करंट माइनस दिस करंट इज इक्वल टू IA। बोलिए, विकास बोला सर प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूं, इसलिए ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा हूं। ओके, कोई बात नहीं, प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए। ये 19.8 एम्पियर आ गई इस ब्रांच की करंट। अब अगर हम EB निकालना चाहें, बैक EMF इसमें, EB बैक EMF, तो क्या होगा बैक EMF? EB हो जाएगा आपका V माइनस IA इंटू RA, दिस वोल्टेज माइनस I इंटू RA, दिस वोल्टेज माइनस I इंटू RA, EB हो जाएगा V माइनस I RA। तो V कितना है? V है आपका 220 माइनस V है आपका 220 माइनस I इंटू RA। I कितना है? हमने निकाला है 19.8 इंटू RA, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? RA नहीं दे रखा है, फील्ड रेजिस्टेंस दे रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडिशनल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन आर्मेचर सर्किट टू रिड्यूस द स्पीड टू 800 आरपीएम। RA नहीं दे रखा है शायद क्वेश्चन में, आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस है, इट्स फील्ड रेजिस्टेंस इज 100 ओम, एंड इसके बाद ये है एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम। फील्ड रेजिस्टेंस दे रखा है, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम। फिर पूछा कैलकुलेट या फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिशनल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ से RA की वैल्यू हमें दे रखी है 0.1, इसको जरा सॉल्व करिए। 220 माइनस 1.98, ये तो होगा 1.98, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो EB आ जाएगा आपका 218.02, ये आ गया आपका EB 218.02। यहाँ तक की कहानी समझ में आई या नहीं? विवेक बोला आर्मेचर रेजिस्टेंस नहीं दिया, नहीं दिया हुआ है वो मैं लिख नहीं पाया था, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 ओम। हमने यहाँ से EB निकाल लिया बैक EMF। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा तो कैलकुलेटर मिलेगा आपको, कन्वेंशनल में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में इतना लंबा आएगा नहीं, आएगा तो छोड़ देना, इतना टाइम लगेगा इसमें। अब EB आपको मिल गया, संट मोटर है, संट मोटर में हमको पता है क्या होता है, EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi into n। EB होता है K phi into n, बैक EMF होता है नहीं, EB होता है आपका K into phi into n, तो K तो कांस्टेंट है, EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi into n। मगर डीसी संट मोटर है, और डीसी संट मोटर में फ्लक्स क्या होता है? कांस्टेंट। डीसी संट मोटर में फ्लक्स कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है phi, तो आप लिख सकते हो EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जो बैक EMF है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड के, यानी आप ये लिख सकते हो E1 upon E2। E1 upon E2 का मतलब बैक EMF पहले जितना था उसको E1 नाम दे दिया, ऐसे EB1 अपन EB2, बैक EMF पहले अपन बैक EMF बाद में, बराबर N1 अपन N2 लिख सकते हैं। नहीं देखो, EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब EB1 अपन EB2 इज N1 अपन N2। पहले स्पीड कितनी थी? पहले स्पीड 1000, बाद में स्पीड कितनी हो गई? बाद में स्पीड हो गई आपकी 800 आरपीएम। बैक EMF पहले कितना था? बैक EMF पहले आपका 218.02, तो बाद में बैक EMF कितना होगा? अगर स्पीड 1000 थी तो बैक EMF हमने निकाला है 218.02, तो अगर स्पीड 800 आरपीएम की तो बैक EMF कितना होगा? तो अगर आपको EB2 निकालना हो, अगर आप EB2 निकालना हो तो क्या होगा? N2 अपन N1, EB2 निकालना हो क्या होगा? N2 अपन N1 into EB1, N2 अपन N1 into EB1, ये हो जाएगा EB2, N2 कितना है? बाद वाली स्पीड 800 आरपीएम, पहले वाली स्पीड 1000 आरपीएम into EB1 218.02। इसको सॉल्व करिए आप जरा, तो कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, EB2 आ जाएगा। 8 से करिए मल्टीप्लाई और EB2 निकालिए। तो 1000 आरपीएम दे रखा है, दिस इज 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम है ये। N1 EB2 है, N2 अपन N, पहले बाद में 800 आरपीएम है और पहले 1000 आरपीएम है, दिस इज 1000। ये थी पहले स्पीड, ये थी और बाद में स्पीड ये है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये यानी 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना आएगा? 218.02 इंटू 0.8, ये आ जाएगा 174.416। यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया। अगर बैक EMF 1 आरपीएम स्पीड पे इतना था, तो बैक EMF 800 आरपीएम स्पीड पे कितना होगा? 174 हो गया। कितना हो गया? 174, यानी अगर आपकी स्पीड घटी है तो बैक EMF घटेगा 174.416। लेकिन क्वेश्चन यहीं तक नहीं पूछा है, क्वेश्चन आगे भी है कि व्हेन लोड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जब लोड टॉर्क आपका स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है जो कि मोटर को घुमाता है, और दूसरा लोड टॉर्क है जो किसी लोड को घुमाने के लिए चाहिए। तो दो अलग अलग केसेस में आपको निकालना है क्या? व्हाट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडेड इन आर्मेचर सर्किट सो दैट स्पीड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 1000 आरपीएम टू 800 आरपीएम। तो लोड टॉर्क स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके हम सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए पहला केस जो है ए, व्हेन लोड टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, टीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये है टॉर्क स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो मोटर में टॉर्क पैदा होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई टू आई। अब नॉर्मली मोटर अगर किसी पर्टिकुलर स्पीड पे घूम रही है, कांस्टेंट स्पीड पे, तो ऐसा तभी संभव है जब लोड टॉर्क बराबर हो डेवलप्ड टॉर्क के। जितना टॉर्क किसी लोड को घुमाने के लिए चाहिए किसी पर्टिकुलर स्पीड से, जब मोटर उतना ही टॉर्क पैदा करेगी तो लोड आपका एक पर्टिकुलर स्पीड से घूमेगा, तो जो टॉर्क चाहिए वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, दे रखा है। और दूसरा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई टू आई। अब फाई तो कांस्टेंट होगा क्योंकि डीसी शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर इज कांस्टेंट फ्लक्स मोटर, तो अगर इसको हम कांस्टेंट हटा दें तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहां से आप लिख सकते हो IA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी IA1 अपॉन IA2 बराबर N1 अपॉन N2, IA1 अपॉन IA2 बराबर N1 अपॉन N2। अब इसको आप सॉल्व करोगे, अगर पहले आर्मेचर करंट कितनी थी? पहले में आर्मेचर करंट 19.8 थी शायद। चलिए बाद में आर्मेचर करंट निकालनी है आपको, आप IA2 यहां से निकालिए जरा। IA2 हो जाएगा आपका N2 अपॉन N1 इंटू IA1। बाद वाली स्पीड कितनी है? 800। पहले वाली स्पीड कितनी है? 1000 आरपीएम इंटू आर्मेचर करंट कितनी है? पहले आर्मेचर करंट कितनी आई थी? बेटा दिया हमने वहां पे लिखा था 22 में, हमने कितना घटाया था? क्या आई थी आपकी आर्मेचर करंट कितनी? 220, 2.2 घटाया था हमने 22 में से,
तो यानी 22 में से 19.8, तो 19.8 आ गई। ये है हमने निकाला था कुछ देर पहले। यहाँ से IA2 निकालिए, आप बताइए कितना आया IA2। ये इससे कैंसिल हो गया, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 15.84 एम्पियर। IA2 आ गया 15.84 एम्पियर। ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था कि हम कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें लगा दें कि हमारी स्पीड 1000 से घट के 800 हो जाए। 1000 से घट के 800 स्पीड जब हुई तो हमने उस वक्त बैक ईएमएफ भी निकाला, और 1000 से 800 जब स्पीड घटी हुई उस वक्त हमने IA2 भी निकाला। यानी आर्मेचर करंट कितनी फ्लो होगी स्पीड घटने पे और बैक ईएमएफ कितना होगा, दोनों हमने निकाल लिया है। अब आगे आपके लिए आसान है, कैसे? ये फार्मूला हमारे पास है EB2 बाद वाला बैक ईएमएफ के बराबर क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज V माइनस बाद वाली करंट IA2 इनटू रेजिस्टेंस कौन कौन सा होगा इसमें इनटू के साथ RA जो आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस होगा प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कुछ और लगाया है। EB2 क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज माइनस इसका वोल्टेज ड्रॉप, सप्लाई वोल्टेज V माइनस IA2 इनटू RA, तो आर्मेचर वाइंडिंग का ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने कुछ और लगाया इसमें RA प्लस एक्सटर्नल। ये तो पूछा है कि कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम आर्मेचर सर्किट के सीरीज में लगाएं कि स्पीड 1000 से घट के 800 हो जाए। तो हमने स्पीड घटा करके करंट भी निकाल लिया और बैक ईएमएफ भी निकाल लिया है। अब हमको चाहिए क्या, यहाँ से EB2 कितना है 174.416, ये पता है V कितना है जो वही है 220 माइनस IA2 कितना है 15.84 इनटू RA प्लस R एक्सटर्नल। RA कितना है, RA है 0.1, RA है 0.1 और R एक्सटर्नल ये निकालना है। देखो 174.416 बराबर 220 माइनस 15.84 इनटू 0.1 RA है प्लस R एक्सटर्नल। इसको सॉल्व करोगे तो R एक्सटर्नल यहाँ से निकल के आ जाएगा कैलकुलेटर की मदद से। R एक्सटर्नल वो रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ सीरीज में लगाया ताकि स्पीड 1000 से घट के 800 हो जाए। तो स्पीड 1000 से 800 घटा करके हमने EB2 निकाला है और हमने IA2 निकाला है, वही हमने रख दिया, R एक्सटर्नल मिल जाएगा। कितना है R एक्सटर्नल, मेरे पास विवेक आंसर है 2.77। यस, R एक्सटर्नल आप सॉल्व करके निकालोगे ये आएगा आपका 2.77 ओम। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। मैं लोड टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्पीड। गीतांजलि विवेक बोलिए समझ में आया नहीं? हमें ये निकालना था कि स्पीड इसकी 1000 से घट करके 800 हो गई, स्पीड 1000 से घट के 800 हो गई तो कितना रेजिस्टेंस हम लगाएं। तो पूरी इक्वेशन में हमें EB2 भी चाहिए था बाद वाला स्पीड घटने के बाद, और हमें आर्मेचर करंट भी चाहिए थी, सप्लाई वोल्टेज तो वही है, तो हमने IA2 और EB2 निकाल लिया और फिर वहां से R एक्सटर्नल निकाल लिया। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखना, समझ में आएगा। भाकर बोलने से कितने दिन मशीन कंप्लीट हो जाएगा, 1 से 2 दिन मशीन कंप्लीट हो जाएगी भाकर। अब नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है ताकि इसके क्वेश्चन बीच बीच में करते रहेंगे, मशीन के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ये पहले पार्ट जब TL डायरेक्ट n था, लोड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। दूसरा है लोड टॉर्क वेरीज द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, तब क्या होगा आंसर, तब आंसर आप निकालोगे दूसरे पार्ट का। देखो दूसरे पार्ट का निकालोगे B का तो TL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, TL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये दूसरा पार्ट है, और TL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 into IA, बट शंट मोटर फ्लक्स कांस्टेंट होगा यानी IA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। यहां से आपको मिलेगा IA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो IA1 अपॉन IA2, IA1 अपॉन IA2 बराबर n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर, IA1 अपॉन A2 n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। अब पहले की स्पीड आपको पता है कितनी 1000, बाद वाली स्पीड 800, पहले क्या आर्मेचर करंट निकाली थी 19.8 और बाद क्या आर्मेचर करंट IA2। यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो क्या निकलेगा, IA2 निकल के आएगा, यहाँ से आप निकालोगे तो IA2 निकल के आएगा कुछ, IA2 आपका निकल के आएगा कितना, इट विल बी 12.67 एम्पियर, IA2 आ गया। ठीक है, अब IA2 आ गया, अब हमें इस फार्मूले पर दोबारा रखना है EB2 बराबर V माइनस IA2 RA प्लस R एक्सटर्नल। EB2 तो वही है जो 174.46 था, बाद वाला बैक में कितना है, सप्लाई वोल्टेज 220 है, IA की वैल्यू आपकी कितनी रखनी है इस केस में, IA की जो वैल्यू आप रखोगे वो कितनी रखोगे आप 12.67, 12.67। ये बैक ईएमएफ यहाँ वाला V सप्लाई वोल्टेज माइनस IA2 12.67 इनटू RA प्लस R एक्सटर्नल, RA प्लस R एक्सटर्नल, RA 0.1 था प्लस R एक्सटर्नल, इसको सॉल्व करके आप निकालोगे तो R एक्सटर्नल आपको निकल के आएगा, और कितना आएगा R एक्सटर्नल, R एक्सटर्नल निकल के आ जाएगा आपका 3.49, 3.49 ओम। विवेक ने आंसर दिया है सही, तो करना आपको कुछ नहीं था, EB2 निकालो बाद वाला, यहाँ से स्पीड चेंज हुई EB2 कितना होगा, सप्लाई वोल्टेज तो वही रहेगा, IA2 निकालो बाद वाला, IA2 कैसे निकालोगे आप, यहाँ से ये इसके और इसके डायरेक्टली पूछना था, यहाँ से निकाला हमने और फिर इसमें रख करके आपने R एक्सटर्नल निकाल दिया। थोड़ा सा लंबा था बट कन्वेंशनल में ऐसा क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में तो हो सकता है 15 नंबर का, हो सकता है 20 का आ जाए। बोलिए इसमें अगर कोई डाउट है तो। चलिए विवेक कह रहे हैं सर बोर्ड थोड़ा छोटा है, थोड़ा जूम आउट करवा दीजिए तो क्लियरिटी बढ़ जाएगी। एक्चुअली फिर आप लोगों को शायद उतना क्लियर दिखता नहीं है कैमरे में, इसलिए थोड़ा सा पूरा बोर्ड तो काफी बड़े साइज का होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट ये भी कन्वेंशन में पूछा गया है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ
load which takes a power of 5 kilowatt from a DC shunt generator whose external characteristics is given by equation V is equal to 250 minus 0.5 into IL. V is equal to 250 minus 0.5 into IL. ये क्वेश्चन है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ लोड, कोई लोड है उसका रेजिस्टेंस बताना है व्हिच टेक्स ए पावर ऑफ 5 किलोवाट फ्रॉम डीसी शंट जनरेटर. डीसी शंट जनरेटर से वो पावर कितनी लेता है 5 किलोवाट. व्हिच एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन बाय इक्वेशन V is equal to 250 minus 0.5 IL. यानी डीसी शंट जनरेटर का मतलब समझ रहे हो आप कुछ इस तरीके से. ये डीसी शंट जनरेटर है और यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है. यहाँ पे जनरेटर है, इसको घुमाया जाएगा मैकेनिकल इनपुट देके, और जब आप इसको मैकेनिकल इनपुट देके घुमाओगे तो वोल्टेज पैदा करेगा. मान लीजिए ये ईजी वोल्टेज पैदा करता है. शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दैट इज आरएसएच. शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है दैट इज आरएसएच. ये अब यहाँ से वोल्टेज पैदा होगा, इसको घुमाया, इसमें जो वोल्टेज पैदा होगा ये जो करंट आएगी दैट करंट इज IA. वोल्टेज पैदा हुआ ये जो करंट आएगी दैट करंट इज IA. अब वो करंट किधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर लोड में जाएगी. यहाँ पे जो लोड कनेक्टेड है, यहाँ पे जो लोड कनेक्टेड है उस लोड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जो लोड कनेक्टेड है उस लोड की वैल्यू कितनी है, which takes a power of 5 किलोवाट. ये लोड जो पावर ले रहा है 5 किलोवाट की पावर ले रहा है. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ लोड. इस लोड का रेजिस्टेंस पता करना है which takes a power of 5 किलोवाट. ये जो पावर कंज्यूम किया वो 5 किलोवाट पावर कंज्यूम किया है, इस लोड के रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है. डीसी शंट जनरेटर है जिसकी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बाय V is equal to 250 minus 0.5 into IL. एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब समझ रहे हो, ये लोड V जो है लोड का वोल्टेज होता है. ये लोड जो लगा है ये लोड का वोल्टेज होता है V. लोड के वोल्टेज V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वोल्टेज E है, EG है. एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब लोड का वोल्टेज और लोड में जाने वाली करंट. इसमें जो करंट गई मान लीजिए IL गई है, इसमें जाने वाली करंट क्या है IL. लोड का वोल्टेज है V है, यहाँ से करंट आई IL में कुछ इधर गई कुछ इधर गई. तो लोड का वोल्टेज और लोड में जाने वाली करंट के बीच का जो ग्राफ होता है दैट इज लोड कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स. एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स इज व्हाट, इट इज द ग्राफ बिटवीन लोड वोल्टेज और लोड में जाने वाली करंट. तो कैसे प्रोसीड करेंगे, हमें लोड का रेजिस्टेंस निकालना है. हमें एक चीज दे रखी है पावर, हमें पावर दे रखी है और लोड का रेजिस्टेंस हमको निकालना है. ये V कौन सा वोल्टेज होगा, ये लोड का वोल्टेज है, ये लोड का वोल्टेज है. हां, और लोड में जाने वाली करंट कितनी है IL. पावर अक्रॉस लोड, देखिए पावर इन लोड, पावर इन लोड, लोड में जाने वाली पावर, पावर इन लोड, लोड में जाने वाली पावर क्या होगी बोलिए, इसमें जाने वाली पावर क्या होगी, इट इज V इनटू IL. इसका वोल्टेज इनटू इसमें आने वाली करंट, और बराबर किसके होगा 5 किलोवाट के. मेरे पास वे कौन सा है 12. लोड का वोल्टेज 20 में जाने वाली करंट IL बराबर 5000 वाट, 5 किलोवाट तो 5000 वाट. अब वोल्टेज दे रखा कितना 250 माइनस 0.5 इनटू IL. 250 माइनस 0.5 इनटू IL, दिस इज V. और IL इसमें जाने वाली करंट कितनी है, इसमें जाने वाली करंट जो है आपकी वो कितनी है, ये IL मान लीजिए इसको, और ये बराबर है 5000 के. अब इसको जरा सॉल्व करिए. 250 IL माइनस 0.5 IL स्क्वायर बराबर 5000. तो यहाँ से एक इक्वेशन बन रही है हमको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का. अगर हम इसको उधर से ले जाएं, इसको उधर से ले जाइए, 0.5 IL स्क्वायर, ये उधर से क्या हो गया माइनस 250 IL प्लस 5000 बराबर 0. अब यहाँ से IL निकाल सकते हो आप, यहाँ से IL निकाल सकते हो आप. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे IL आप निकाल सकते हो. तो IL निकालोगे तो क्या आएगा, IL अगर आप निकालोगे तो IL की दो वैल्यूज निकल के आएंगी. IL अगर आप निकालोगे तो IL की एक वैल्यू आएगी कितनी 20.87 एम्पियर, और दूसरी वैल्यू निकल के आएगी 479.12 एम. IL की दो वैल्यूज निकल के आई, ठीक है 479. बट अगर हम प्रैक्टिकल डेटा देखें जो न्यूमेरिकल गिवन है तो वो कम वाली वैल्यू है, इसी के आसपास हमारा कुछ IL होगा. इतना ज़्यादा IL होगा नहीं. इस वाली वैल्यू अगर हम सेलेक्ट करें IL को, इसको IL की वैल्यू हम इसको सेलेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया, छोड़ दिया इसको. IL हमें मिल गया, यानी लोड में जाने वाली करंट हमको मिल गई, और इसके क्रॉस पावर जो कंज्यूम है वो भी हमको पता है 5 किलोवाट. तो लोड की पावर, लोड का रेजिस्टेंस क्या होगा हमको पता है, पावर इज I स्क्वायर इंटू R. R आपका हो जाएगा P अपॉन I स्क्वायर. यहाँ से R आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस, पावर 5 किलोवाट है तो इसको वाट में कन्वर्ट कर दीजिए 5000 अपन करंट का स्क्वायर, करंट है 20.87 इंटू 20.87. इसको सॉल्व करोगे आप तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, कितना आएगा 11.47 के आसपास, 11.47, 11.47 ओम. ये है इस लोड का रेजिस्टेंस. बोलिए समझ में आया या नहीं, 11.47. सिप्रा का आया था 12.5 ओम, विवेक का आया था 12 ओम. विवेक बोल रहे हैं सर लोड तो हम VT बाई लोड करंट से भी फाइंड कर सकते हैं. हाँ फाइंड कर सकते हैं. ये लोड का वोल्टेज आपको पता है और लोड में जाने वाली करंट अगर आपको पता है,
लोड, ये फार्मूला लगाना आप चाहो तो लगा सकते हो, पावर P बराबर V * I। पावर इसके क्रॉस हमको पता है, अब वोल्टेज और करंट कुछ भी पता कर लो, इसमें से कुछ भी एक पता कर लो, दूसरा मिल जाएगा। पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है वो दे रखा है 5000 वाट। अब इसका वोल्टेज पता हो या करंट पता हो तो बाकी दूसरा निकाल सकते हैं। V बराबर IR से अगर आप निकालते हो, V बराबर IR से, तो V बराबर I * R, ठीक। इसका वोल्टेज कहाँ पता है हमको, वोल्टेज की इक्वेशन ये गिवन है। वे बोले सर VT = 240, VT 240 कहाँ दे रखा है? विवेक बोले सर VT = 240, 240 है कहाँ विवेक? टर्मिनल वोल्टेज कहाँ दे रखा है? 240। टर्मिनल वोल्टेज, दिस वोल्टेज 240 कहाँ है? EG बराबर V + IR से कंपेयर, EG, अच्छा आप इसे अगर कंपेयर करें हम, 250 बराबर होगा आपका प्लस 0.5 IL। यहाँ पे ये वोल्टेज V क्या है? दिस माइनस IRA। ये वोल्टेज V क्या होगा? दिस वोल्टेज ये माइनस I * RA। तो अगर हम वहाँ पे 250 को लिखें तो हम लिख सकते हैं दिस वोल्टेज V प्लस 0.5 * IL। तो ये 250 तो हमको दिखता है ये वाला वोल्टेज, ठीक है। V के बारे में हमारे पास कोई खबर नहीं, देख तो दिया, देखो 250 से छोड़ के इक्वेशन दे रखी है, दूसरा पैसे लिख दो, EG बराबर V प्लस IA * RA। कंपेयर करो कहाँ से V मिला है आपको? अरे VT है कहाँ इसमें, कहाँ से कंपेयर करोगे? 250 है, EG मालूम मिल गया 250, V की वैल्यू V इसमें भी अननोन है, V इसमें भी अननोन है, कहाँ से कंपेयर करोगे? ये 250 हो गया, मान लो इधर भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ पे V कहाँ से निकला? बाकी लोग बोलिए, इसका 12 आया था, कुछ लोगों का और कुछ आया था। चित्रा, विवेक, लगाना समझ गए सर, ओके। क्वेश्चन टफ तो नहीं लग रहे आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर will usually have a power factor of, पहला है यूनिटी 0.8 लीडिंग, तीसरा है 0.6 लीडिंग, चौथा है 0.6 लैगिंग। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? यूनिटी, 0.8 लीडिंग, 0.6 लीडिंग और 0.6 लैगिंग। विवेक बोला नहीं सर, सब समझ में आता है, बस जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। ओके, आंसर बताइए। विकी का है 0.6 लीडिंग, और बाकी लोगों का? विकी ने आंसर दिया है बी। शशांक आपका क्या होगा? शशांक बोले सर मजा आया बट क्वेश्चन ट्रिकी था। खुशहाल, खुशहाल का कहना है बी। विवेक का कहना है 0.8 लीडिंग। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर अगर आपके दिमाग में हो तो आपको बताया था मैंने कि ये मेन वाइंडिंग होती है और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है और एक कैपेसिटर लगा होता है, ये तो बताया था। शुरू में स्विच क्या होता है? क्लोज होता है। ये और ये वाइंडिंग बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, दोनों वाइंडिंग का आइडेंटिकल कैपेसिटर लगा होता है। तो शुरू में ये स्विच क्लोज होता है तो ये और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों और ये एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं। कैपेसिटर का काम क्या होता है? अगर कैपेसिटर ना होता तो क्या कहानी होती? देखो, जो वोल्टेज होगी वही वोल्टेज इसके क्रॉस होता और वही वोल्टेज इसके क्रॉस होता, कैपेसिटर ना होता तो वोल्टेज क्या है आपका इस डायरेक्शन में? मान लीजिए ये मेन वाइंडिंग है, मान लीजिए कुछ इंडक्टिव कुछ रेजिस्टिव है, इसका कुछ नेचर मान लीजिए इंडक्टिव नेचर की है, तो इसमें करंट जो गई, जो करंट यहां से चली वो आई, जो इसमें गई वो IM और जो इसमें गई वो IS। तो मेन वाइंडिंग की करंट क्या है? मान लीजिए कुछ इस तरीके से IM, और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में करंट गई ये कैपेसिटर में लगा दिया हमने। शुरू में कैपेसिटर लगा होता है, जब तक रोटर 70-80% तक स्पीड पे नहीं पहुंचता तब तक स्विच क्लोज होता है, कैपेसिटर लगा होता है। बाद में स्विच ओपन हो जाता है जब रोटर 70-80% ऑफ रेटेड स्पीड पे पहुंच जाता है तो कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाता है सर्किट से। तो ये कैपेसिटर भी सर्किट में है। अगर कैपेसिटर अकेला होता, ये वाइंडिंग ना होती, केवल कैपेसिटर ही होता, तो इसके पास वोल्टेज अगर V होता और जाने वाली करंट IS होती, तो कैपेसिटर में करंट क्या करती? वोल्टेज 90 डिग्री लीड करती। अगर वोल्टेज भी है भाई ये और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पूरा पैरेलल में है, वोल्टेज जो है, तो करंट अगर अकेला कैपेसिटर होता तो 90 डिग्री क्या करती? लीड करती। मगर मान लीजिए कैपेसिटर ना होता, अकेला इंडक्टर होता, तो करंट क्या करती? करंट लीड लैग करती वोल्टेज से 90 डिग्री, यानी वोल्टेज इधर तो करंट वाली कुछ इधर होती। बट अभी क्या है, इस वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस तो है, साथ साथ कैपेसिटर भी आ गया। तो अगर कैपेसिटर ना होता तो मान लीजिए करंट इधर होती या किधर भी होती, थोड़ा बहुत लैग करती, मगर कैपेसिटर के आने की वजह से अब करंट लीड करेगी। अकेला कैपेसिटर होता तो करंट 90 डिग्री लीड करती, बट कैपेसिटर अकेला नहीं, कुछ उसके साथ कॉइल भी है, कुछ इंडक्टेंस भी है, तो करंट 90 डिग्री ना लीड करके कुछ लीड करेगी। मान लीजिए ये IS है, वोल्टेज कुछ लीड करेगी, 90 से कम लीड करेगी क्योंकि इंडक्टर भी है इसके साथ में। अब IS ये है, IM है, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमने आपको बताया था कुछ इस तरीके से आया था। IS और IM का जो रिजल्टेंट आया था वो ये आया था। ये क्या है? इस IS और IM का सम। अब देखो पावर फैक्टर मतलब सप्लाई का पावर फैक्टर, सप्लाई वोल्टेज है ये
और सप्लाई से आने वाली नेट करंट का मतलब आईएम और आईएस का वेक्टर सम क्या है, आईएस और आईएम का वेक्टर सम है ये डायग्राम हमने बनाया था जब आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाया था। तो अगर वोल्टेज इधर है करंट इधर है तो देखते जरा बताओ करंट वोल्टेज से क्या कर रही है, लैग कर रही है या नहीं। मोटर का पावर फैक्टर का मतलब सप्लाई साइड से मैं पावर फैक्टर देख रहा हूं, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई से जाने वाली करंट के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज ये है और सप्लाई से आने वाली नेट करंट है वो ये है, तो करंट कैसे क्या कर रही है, लैग कर रही है। लैग कर रही है तो पावर फैक्टर जो कुछ भी होगा, एग्जैक्ट वैल्यू क्या मुझे नहीं पता, बट पावर फैक्टर जो भी होगा क्या होगा, लैगिंग नेचर का होगा। अगर करंट नेट करंट ऊपर कहीं आती तो हम बोलते हैं वोल्टेज होता नेट करंट ऊपर आती तो बोलते पावर फैक्टर लीडिंग है, बट नेट करंट नीचे ही रहती है, इसलिए पावर फैक्टर यूनिटी तो हो नहीं सकता। बी और एक ही दिशा में तो नहीं, लीडिंग भी नहीं, लीडिंग में ये ऑप्शन है 0.6 लैगिंग, 0.6 लैगिंग। बोलिए आया समझ में या नहीं आया। वेग खुशाल विकी एवरीवन। अरे पावर फैक्टर लीडिंग या लैगिंग होने का मतलब ये है कि सप्लाई का वोल्टेज और सप्लाई से आने वाली करंट में क्या रिलेशन है। अगर करंट लैग कर रही है सप्लाई से आने वाली, सप्लाई वोल्टेज से पावर फैक्टर लैगिंग है। और अगर करंट लीड कर रही है, हमें नेट करंट देखना है ना, इस करंट और इस करंट का परिणामी आई। एजुकेशन का कमेंट हमारे पास आया, बोल रहे हैं गुरुजी नमस्ते। नमस्ते एजुकेशन, नाम क्या है आपका, आपकी आईडी एजुकेशन नाम से है, व्हाट इज योर गुड नेम। एजुकेशन का कहना है समीर, ओके ओके। समीर पुराना नाम है समीर है। समीर क्या हाल चाल है आपके। एक कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज बेसिकली ए, पहला ऑप्शन एसी सीरीज मोटर, दूसरा डीसी सीरीज मोटर, तीसरा टू फेज इंडक्शन मोटर, तीसरा थ्री फेज इंडक्शन। क्या होगा इसका आंसर बताइए जरा। अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन which motor which motor can run at 5000 rpm, bonus motor, induction motor, third is universal motor, is no motor can give, no motor can give 5000 rpm। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बेसिकली सी सीरीज मोटर डीसी सीरीज मोटर टू फेज इंडक्शन मोटर थ्री फेज। पहले का आंसर क्या होगा, एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बेसिकली ए। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन कितने फेज की मोटर है, टू फेज की, थ्री फेज की, कितने फेज की। याद करो, एक मेन वाइंडिंग होती है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है इसमें। एक कैपेसिटर आपका ऐसे होता है और दूसरा कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है ऐसे होता है। ये सप्लाई होती है आपकी, याद करो ये सप्लाई होती है, ये सप्लाई होती है और यहाँ से करंट आपकी चलती है, कुछ इधर जाती है और फिर शुरू में क्लोज होता है, कुछ इधर और कुछ इधर। ये जो कैपेसिटर होता है इसको बोलते हैं रनिंग कैपेसिटर, क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग के दौरान रनिंग कंडीशन के दौरान भी होता है और ये केवल शुरू में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर। इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच शुरू में क्लोज होता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, ये कैपेसिटर केवल स्टार्टिंग में प्रेजेंट है, ये स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कंडीशन में प्रेजेंट है। तो कितने फेज की मोटर का बताओ करेगा ये, कितने फेज, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का बताओ करेगा नहीं, तीन फेज तो है, दो ही फेज है, एक ये है वाइंडिंग, एक ये है, दो फेज। और एक वाइंडिंग है दूसरी वाइंडिंग है, दोनों 90 डिग्री प्लेस होती है, एक ये दूसरा ये तो बाद में हट जाएगा, शुरू में तो रहेगा बाद में हट जाएगा, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया, एक फेज ये दूसरा फेज ये। टू फेज इंडक्शन मोटर की तरह, टू फेज इंडक्शन मोटर की तरह। समीर बोले सर आपकी तबीयत कैसी है, तबीयत अच्छी है मेरी समीर, तबीयत इज गुड। आपकी तबीयत कैसी है, काफी दिनों बाद आज आप आए हो। आपके आने से पहले हम लोगों ने कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चंस किया था, कुछ पिछली क्लास में कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी किए थे, उसके ऊपर आप देखना।
इट इज टू फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज का मतलब ही नहीं, थ्री फेज का डीसी सीरीज मोटर है क्या? नहीं है तो एसी पे काम करता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एसी पे काम करती है, डीसी पे काम करती है। एसी सीरीज मोटर भी नहीं बोल सकते, एसी सीरीज मोटर हम यूनिवर्सल मोटर को बोल सकते हैं बोलना चाहे तो। उसका आंसर बताइए। विच मोटर कैन रन अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, विच मोटर कैन रन एट 5000 आरपीएम? कौन सी ऐसी मोटर है जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में 5000 आरपीएम पे घूम सकती है? आपके घर में जो मिक्सर है, मिक्सर ग्राइंडर है, उसमें यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। आपको मान लीजिए कोई चीज, कोई पेस्ट बनाना है मान लीजिए आपको, तो आप देखते हो कि जब आप स्विच ऑन करते हो तो काफी तेजी के साथ घूमती है मोटर। ठीक है, काफी तेजी के साथ, थोड़ा सा और घुमाते हो तो और तेजी के साथ घूमती है, थोड़ा सा और घुमाते हो तो और तेजी के साथ घूमती है, यानी बहुत हाई स्पीड पे घुमा सकते हो यूनिवर्सल मोटर को, लेकिन नॉइज बहुत करती है। सोचो मिक्सर में, मिक्सर जो अपने घर में यूज करते हो, मिक्सर ग्राइंडर, उसमें यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं और बहुत ज्यादा आवाज करती है या नहीं करती है? अगर आपके घर में है तो आप यूज करके देखना, किसी और कमरे में भी अगर उसका इस्तेमाल हो रहा है तो आप दूसरे कमरे में तो भी आवाज आएगी, और उसको आप काफी ज्यादा स्पीड पे घुमा सकते हो। ठीक है, उसको घुमाने वाला होता है स्पीड कंट्रोल करने वाला, ऐसे घुमाते स्पीड बढ़ती है और घुमाते और तेजी के साथ स्पीड बढ़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक आप ज्यादा स्पीड पे घुमा पाओगे फिर हीटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जिसको 5000 आरपीएम पे घुमा सकते हो। यूनिवर्सल मोटर को आप 5000 आरपीएम पे घुमा सकते हो। इट इज सी, सी यूनिवर्सल मोटर कैन ऑपरेट, यूनिवर्सल मोटर कैन बी ऑपरेटेड अप टू 3000 आरपीएम। नॉर्मली 1000 2000 4000 आरपीएम से लेकर के 1000 2000 4000 आरपीएम से लेकर के 15 16000 आरपीएम तक आप स्पीड पा सकते हो इसमें। 1000 2000 आरपीएम 3000 आरपीएम की स्पीड मेंटेन कर सकते हो आप, और मैक्सिमम आप 12000 15000 16000 आरपीएम तक जा सकते हो, या कई बार एक्सट्रीम कंडीशन में 20000 आरपीएम भी स्पीड हम पा लेते हैं जरूरत पड़ती है तो स्पीड 16000 आरपीएम तक हम जा सकते हैं, तो 5000 आरपीएम तो मिल ही सकती है यूनिवर्सल मोटर में। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे काम करती है। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो डीसी सप्लाई की तुलना में, अगर आप एसी सप्लाई दोगे, डीसी सप्लाई की तुलना में अगर आप एसी सप्लाई दोगे, कम टॉर्क पैदा होगा, स्पीड भी थोड़ी सी कम होती है, स्पार्किंग भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, और एफिशिएंसी भी थोड़ी सी कम होती है। यानी एज कंपेयर टू डीसी, इफ यू विल गिव एसी, स्पीड विल बी लेस, टॉर्क विल बी लेस, एफिशिएंसी विल बी लेस, एंड देयर विल बी मोर स्पार्किंग। क्वेश्चन ये आया कि रेजिस्टेंस स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में विच वाइंडिंग हैव थिन टर्न? पहला ऑप्शन है मेन वाइंडिंग, दूसरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग, बोथ हैव इक्वल थिकनेस, और डी इज नन। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर बताइए समीर। समीर पूछना गुरु जी बीपीसीएल का क्वालिफिकेशन कैसा था? क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है समीर? क्वालिफिकेशन कैसा था मींस आप ये पूछना चाहो पेपर कैसा था? पेपर थोड़ा सा हट के आया था, मींस 27 की शिफ्ट शायद माइक्रो कंट्रोलर वगैरह से क्वेश्चन आ गए थे। बाकी कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस बार थोड़ा सा सेकंड शिफ्ट माइक्रो कंट्रोलर वगैरह से क्वेश्चन आए थे, डिजिटल से भी आया था, कंट्रोल सिस्टम से भी आया था। तो पेपर बहुत कोर एरिया से नहीं आया था, पेपर घुमा घुमा के अलग अलग जगहों से पूछा गया था, यानी बहुत ज़्यादा स्कोर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं पेपर जो हुआ है। इसका आंसर बताइए। बोलिए इसका आंसर। रेजिस्टेंस स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में विच वाइंडिंग हैव थिन टर्न? बोलो। रेजिस्टेंस स्टार्ट में, रेजिस्टेंस स्टार्ट में दो वाइंडिंग मैंने बताई थी या नहीं बताई थी? एक होती है मेन वाइंडिंग और एक होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग कैसी होती है? हाईली इंडक्टिव, हाईली इंडक्टिव। मेन वाइंडिंग होती है हाईली इंडक्टिव, और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग होती है हाईली इंडक्टिव, और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है हाईली रेजिस्टिव, हाईली रेजिस्टिव। अब मेन वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव इसका मतलब क्या? इसका रेजिस्टेंस कम होता है लेकिन इंडक्टेंस ज्यादा होता है, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग हाईली रेजिस्टिव है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और इंडक्टेंस कम होता है। हमको पता है रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल अपॉन ए, तो अगर इसका रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब इसका एरिया ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा तो इसका एरिया क्या होगा? कम। क्वेश्चन आया है कि मेन वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग का टर्न पतला होता है? टर्न पतला का मतलब एरिया कम होता है, एरिया कम किसका होता है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस तभी ज्यादा आप कर सकते हो जब एरिया कम हो, एरिया कम का मतलब थिन टर्न हो, तो जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, उसके टर्न्स क्या होते हैं? थिन होते हैं। योर आंसर इज बी। आपका आंसर क्या होगा? बी। होगा या नहीं? तो
किस वाइंडिंग में रेजिस्टेंस, किस वाइंडिंग में टर्न्स पतले होते हैं और किस वाइंडिंग में टर्न्स मोटे होते हैं। क्वेश्चन आता है मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। मेन वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग हाईली रेजिस्टिव होती है। हाईली रेजिस्टिव का मतलब एरिया कम होता है, पतले टर्न होते हैं, और हाईली इंडक्टिव का मतलब रेजिस्टेंस कम, इंडक्टेंस ज्यादा। अब रेजिस्टेंस का मतलब एरिया ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेजिस्टेंस स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर व्हिच वाइंडिंग हैव मोर टर्न, मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग, या बोथ हैव इक्वल टर्न। मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोथ हैव इक्वल टर्न। रेजिस्टेंस स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में किस वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं। समीर बोल रहे मेन वाइंडिंग। मोर टर्न, देखो एक मेन वाइंडिंग है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। मेन वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव होती है, इसका मतलब इंडक्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। और दूसरी वाली वाइंडिंग कैसी होती है, हाईली रेजिस्टेंस ज्यादा, इंडक्टेंस कम। इंडक्टेंस का फार्मूला होता है L बराबर N phi अपॉन I। इंडक्टेंस का फार्मूला होता है L इज N phi अपॉन I। अगर हम यहां से देखें उसका इंडक्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा। एक तरीके से अगर आप ये देखो कि जिसका इंडक्टेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, ज्यादा। या आप ऐसे देख लो, आपको पता है किसी भी कॉइल का इंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर पे। ये सर्किट थ्योरी में पढ़ा है आपने, सॉरी मशीन में ही, मैग्नेटिक सर्किट में स्टार्टिंग में, इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यानी अगर किसी का इंडक्टेंस कम है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, अगर किसी का इंडक्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। तो अगर आपको किसी कॉइल का इंडक्टेंस ज्यादा रखना है, अगर किसी कॉइल का इंडक्टेंस ज्यादा रखना है तो आपको ज्यादा टर्न लेना पड़ेगा। किसी का इंडक्टेंस कम रखना है तो कम टर्न से ही आपका काम हो जाएगा। इसका इंडक्टेंस क्या होता है, ज्यादा। इंडक्टेंस ज्यादा होने का मतलब मोर टर्न, और इसका इंडक्टेंस होता है कम। इंडक्टेंस का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कम, मींस स्मॉल टर्न। मोर टर्न एंड स्मॉल टर्न। बोलिए। समीर, तो किस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा, किस वाइंडिंग का इंडक्टेंस ज्यादा, कौन सी वाइंडिंग मोटी, कौन सी वाइंडिंग पतली, किसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा, किसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम, ये सारी कहानी आपको समझ आ गई रेजिस्टेंस स्टार्ट में। विकी बोल रहे हैं जी गुरुजी। विकी इतना स्लो कमेंट क्यों भेज रहे हो आप लोग, इतना स्लो कमेंट। नेक्स्ट है, इफ कैपेसिटर ऑफ सिंगल फेज मोटर, कैपेसिटर ऑफ सिंगल फेज मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर मान लीजिए, ये नहीं मेंशन कर रखा है कि कौन सी मोटर है, तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर मान लीजिए कि कैपेसिटर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज शॉर्ट सर्किट, देन पहला ऑप्शन मोटर विल नॉट स्टार्ट, दूसरा ऑप्शन मोटर विल रन इन द सेम डायरेक्शन एट reduce the speed, motor will run in reverse direction, motor will run in reverse direction। क्या होगा आंसर इसका, डी है नन। समीर आंसर बताइए। थैंक यू समीर फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है मान लीजिए, और हमने उसके कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट कर दिया तो क्या होगा, अरे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में क्या करते थे हम, देखो एक मेन वाइंडिंग होती है और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है और एक कैपेसिटर होता है, और यहाँ पे हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं, सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, दिस इज मेन वाइंडिंग, दिस इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दिस इज कैपेसिटर और दिस इज स्विच। अगर कैपेसिटर नहीं होगा कैपेसिटर स्टार्ट में, तो दोनों वाइंडिंग बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर की बात की जाए तो दोनों वाइंडिंग आइडेंटिकल होती हैं, तो इसमें और इसमें जाने वाली जो करंट है उसमें फेज शिफ्ट नहीं आएगा। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, आई एम इंटू आई एस इंटू साइन अल्फा। मेन वाइंडिंग की करंट इंटू स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट इंटू साइन अल्फा, और अल्फा है क्या, आई एम और आई एस के बीच का एंगल। मेन वाइंडिंग की करंट और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच की जो करंट है उस बीच का एंगल है अल्फा। तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका ये है। अगर इसमें और इसमें जाने वाली करंट के बीच का एंगल जीरो हो गया, अल्फा जीरो हो गया तो साइन जीरो जीरो, तो स्टार्टिंग टॉर्क जीरो। तो इसमें और इसमें जाने वाली करंट में फेज शिफ्ट पैदा करने के कई सारे तरीके थे। रेजिस्टेंस स्टार्ट में हमने इस वाइंडिंग को क्या लिया था, हाईली इंडक्टिव, और इसको हाईली रेजिस्टिव लिया था ताकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पैदा किया जा सके। और कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में दोनों वाइंडिंग को सेम नेचर का लेते हैं, तो फेज डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं, इस कैपेसिटर की मदद से। अगर आपने कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब आपने कुछ इस तरीके से कर दिया, अब ये और ये वाइंडिंग बिल्कुल आइडेंटिकल हो गई, करंट तो दोनों में जाएगी, पर दोनों करंट में कोई फेज डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो फेज डिफरेंस ही नहीं आएगा तो अल्फा जीरो तो साइन जीरो जीरो, स्टार्टिंग टॉर्क जीरो, यानी मोटर सेल्फ स्टार्ट होगी ही नहीं। मोटर विल नॉट स्टार्ट। कैपेसिटर का काम होता है टू मेक द मोटर सेल्फ स्टार्ट इन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो आपका क्या सही होगा, ए। बोलिए। टॉर्क डेवलप्ड बाय सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर एट स्टार्टिंग इज लेस देन रेटेड टॉर्क
मोर देन रेटेड टॉर्क, थर्ड इज 0, फोर्थ इज क्या होगा बताइए। सेंट्रीफ्यूगल स्विच is used to disconnect starting winding when motor has pala picked up 10% speed, picked up 20% speed, third is picked up 5 to 10% speed, is picked up 50 to 70%। क्या होगा इन दोनों का आंसर? द टॉर्क डेवलप्ड बाय सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग इज, इसका आंसर क्या होगा? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग में जो टॉर्क डेवलप होता है वो होता है 0। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? 0। अब सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम अलग-अलग इंतजाम इसमें करते हैं। अगर मैं ये पूछता रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, तब आप 0 टिक नहीं करते, क्योंकि कैपेसिटर स्टार्ट में हमने कैपेसिटर लगा दिया है तो कुछ ना कुछ स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। या रेजिस्टेंस स्टार्ट में भी दोनों वाइंडिंग अलग-अलग नेचर की हैं तो वहां भी स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। यानी स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करने के लिए हम अलग-अलग इंतजाम करते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, अपने आप नहीं मिलेगा। हमने कुछ नाम नहीं लिया है, नॉर्मली बोल दिया सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? 0। इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सो टू मेक इट सेल्फ स्टार्टिंग वी हैव वेरियस अरेंजमेंट, और उसमें अलग-अलग टाइप्स की मोटर है जो हमने पढ़ा है। तो आंसर क्या होगा? 0। सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज यूज्ड टू डिस्कनेक्ट स्टार्टिंग वाइंडिंग व्हेन मोटर हैज, आपने देखा चाहे रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर हो, जब आपकी रोटर की स्पीड 70 से 80% या 75% के आसपास पहुंचती है नॉर्मल स्पीड की, रेटेड स्पीड की, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज यूज्ड टू डिस्कनेक्ट ऑक्सिलरी वाइंडिंग फ्रॉम सर्किट व्हेन रोटर स्पीड इज अबाउट 70 to 75% ऑफ नॉर्मल स्पीड। अब यहां पे 70% के बजाय 50 से 70% लिख रखा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। If a particular application needs high speed and high starting torque then which of the following motor will be preferred? पहला है सेडेड पोल, दूसरा है कैपेसिटर स्टार्ट, थर्ड इज कैपेसिटर रन, इज यूनिवर्सल। इफ ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन नीड्स हाई स्पीड एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ऐसा कोई एप्लीकेशन हो जहाँ पे हमें शुरू में ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए हो और बहुत ज़्यादा स्पीड से घुमाना हो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रेफर्ड? सेडेड पोल मोटर, सेडेड पोल मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, यूनिवर्सल। अगर स्पीड भी शुरू में बहुत ज़्यादा चाहिए और टॉर्क भी ठीक ठाक चाहिए, देन इन सब में सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है? यूनिवर्सल मोटर। सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है? यूनिवर्सल। The starting capacitor of a single phase motor is पहला ऑप्शन पेपर कैपेसिटर, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, थर्ड है आपका सिरेमिक कैपेसिटर, और डी है नन। क्या होगा इसका आंसर? आलोक, आपका भी स्वागत है, आप लेट हो गए आज। द स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ ए सिंगल फेज मोटर इज, देखिए कैपेसिटर हमारे पास जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं। जब आप मेजरमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे अलग-अलग टाइप्स के कैपेसिटर्स और क्या-क्या होता है उनके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे मेजरमेंट में, कैपेसिटर के बारे में डिटेल में। ठीक, अभी के लिए बस मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आपको दो टाइप के कैपेसिटर यूज करने पड़ रहे हैं यहाँ पे। एक ऐसा कैपेसिटर है जो केवल स्टार्ट में प्रेजेंट है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और एक ऐसा कैपेसिटर है जो लंबे समय के लिए प्रेजेंट है। तो अगर कहीं पे फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज करना है कैपेसिटर, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का इस्तेमाल करोगे।
इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, अगर कम समय के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल करना है तो। और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर कैपेसिटर सर्किट में लंबे समय तक प्रेजेंट है, कैपेसिटर अगर सर्किट में लंबे समय तक प्रेजेंट है तो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विच कैपेसिटर यूज्ड, देन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन पेपर कैपेसिटर इज यूज्ड, पेपर कैपेसिटर इज यूज्ड। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कम समय के लिए इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, और लंबे समय के लिए जो कैपेसिटर यूज होगा पेपर कैपेसिटर। अब क्वेश्चन ये आया कि स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ ए सिंगल फेज मोटर इज, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर मान लो आप, स्टार्टिंग कैपेसिटर का मतलब केवल स्टार्ट में प्रेजेंट होगा। अब देखो क्या होती है, मेन वाइंडिंग होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, स्विच होता है और एक कैपेसिटर होता है, ये सप्लाई होती है। शुरू में स्विच क्लोज होता है, कैपेसिटर सर्किट में होता है, और रोटर आपका जब घूमना शुरू कर देता है 70% तक पहुंच जाता है तो स्विच ओपन होता है और सर्किट से कैपेसिटर हट जाता है। तो कैपेसिटर बाद में नहीं रहता सर्किट में, शुरू में प्रेजेंट होता है, इसलिए कैसा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के सर्किट में होता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर जो कैपेसिटर यूज करेंगे वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर में कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर में आपकी सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती नहीं है, कैपेसिटर होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और कैपेसिटर, इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होती। पूछा था ऐसा कौन सा मोटर इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती नहीं है, ये आपका परमानेंट कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर सर्किट में परमानेंटली प्रेजेंट है, शुरू में भी बाद में हमेशा के लिए। तो परमानेंट कैपेसिटर में जो आपका कैपेसिटर होगा उसका टाइप क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मींस होगा पेपर कैपेसिटर। तो परमानेंट कैपेसिटर में जो कैपेसिटर होगा वो होगा पेपर कैपेसिटर। कैपेसिटर स्टार्ट में जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन की बात करूं मैं, तो इसमें दो कैपेसिटर होते हैं, दो कैपेसिटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है आपका, शुरू में क्लोज जाता है, ये रनिंग कैपेसिटर है जो शुरू में और बाद में दोनों समय प्रेजेंट होता है, केवल स्टार्टिंग में। शुरू में स्विच क्लोज होता है, सर्किट में रहता है, बाद में स्विच ओपन होता है, सर्किट से हट जाता है। ये शुरू में भी और बाद में दोनों कंडीशन प्रेजेंट होता है, इसको रनिंग कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये शुरू में भी बाद में भी लंबी ड्यूरेशन रहेगा, इसलिए होता है पेपर कैपेसिटर, और ये केवल शुरू में प्रेजेंट होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रनिंग इंडक्शन मोटर में रनिंग कैपेसिटर किस टाइप का होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर किस टाइप का होता है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है इट इज इलेक्ट्रोलिटिक टाइप, और जो रनिंग कैपेसिटर है इट इज पेपर टाइप। इसका आंसर क्या होगा, द स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ सिंगल फेज मोटर इज, इट इज प्रेजेंट ओनली फॉर स्मॉल ड्यूरेशन एंड फॉर स्मॉल ड्यूरेशन व्हिच कैपेसिटर इज यूज्ड, इलेक्ट्रोलिटिक। मुकुल स्वागत है आपका। बोलिए, कोई डाउट है तो। मुकुल, समीर, आज जितना पढ़ाएगा उसमें कोई डाउट है तो बताइए। पंकज बोल रहे हैं, नमस्कार सर। नमस्कार पंकज। पंकज, सिप्रा, समीर, विवेक, एवरीवन, इन लोगों को कोई डाउट नहीं है, कोई कमेंट नहीं किया इन्होंने, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए किसी का कोई जवाब नहीं दिया। अभी लास्ट में लोग बोल रहे हैं नो डाउट सर। मशीन आपकी अंतिम पड़ाव पे चल रही है, कल आपकी मशीन खत्म हो जाएगी, कल आपकी संभवतः मशीन खत्म हो जाएगी। बाकी इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ कन्वेंशनल, अलग अलग टाइप के, कोई ऐसा पार्ट है, बीच में कोई भी सब्जेक्ट चलेगा आपका, चाहे पावर सिस्टम चाहे यूडब्ल्यू, कराते रहेंगे। बट नॉर्मली अभी कल खत्म हो जाएगी, कल कुछ और पढ़ाएंगे भी आप। ठीक है, सिप्रा का कहना है, सर नहीं आ रहा था आंसर, सो ध्यान से देखिए। ओके ओके ओके, ये भी अच्छी बात है, नहीं आया कोई चीज़ ध्यान से पढ़ना चाहिए। पंकज बोले सर ये ट्रांसमिशन पढ़ाना कल को, ट्रांसमिशन में कुछ ज़्यादा दिक्कत है क्या पंकज। आज की कहानी हम यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, आज की कहानी हम यहीं पे खत्म करेंगे, इसके आगे की कहानी कल चलाएंगे, और कल पूरी कोशिश रहेगी कि कल मशीन, फिर उसके बाद नए सब्जेक्ट। कल थोड़ा सा आपको टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, स्विनबर्न टेस्ट, हॉकिंसन टेस्ट वगैरह, और कुछ का क्वेश्चन हो सकता है कल से ही नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दें, हो सकता है कल से ही। ठीक है, कल आप आओगे लाइव तो आपको पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी कल। टिल देन एंजॉय एंड बाय बाय।